अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे दो मेथड्स, फाइफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लाइफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब थर्ड मेथड पे चलेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। तो इसमें आपको वर्ड में पीरियोडिक वेटेड एवरेज नज़र आ रहा है, यानी कि हमने एक एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो पीरियोडिक वेटेड एवरेज जो है वो एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। उसमें आपने एक एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का जो भी आंसर आएगा उस आंसर पे जो है ना आपने इश्यूज को वैल्यू करना है, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आपने कैसे निकालनी है, उसका तरीका ये है कि टोटल वैल्यू ऑफ यूनिट्स, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ यूनिट्स के आपके पास जो महीने में यूनिट्स थे उनकी टोटल वैल्यू कितनी थी और टोटल यूनिट्स कितने थे। इनको आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। अब टोटल वैल्यू ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो यूनिट्स थे उनकी क्या वैल्यू थी। तो पूरे महीने में अगर मैं गौर करूं तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 500 थी, उसकी वैल्यू थी 1250, ठीक है। तो 1250 ये आ गया। फिर आपके पास रिसीट्स थे या 4 जनवरी के, उनकी वैल्यू थी 2750। फिर उसके बाद 11 जनवरी के रिसीट्स थे जिसकी वैल्यू थी 4480। देन आपके पास 18 जनवरी की रिसीट्स थी जिसकी वैल्यू थी 3480। देन आपके पास फिर 25 जनवरी की वैल्यू थी 4350, ठीक है। सिंपल सा तरीका है कि जितनी आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है और जितने भी रिसीट्स आपको पूरे महीने में आ रहे हैं उनकी वैल्यू को ऐड कर दें और उनके रेलिवेंट यूनिट से डिवाइड कर दें। तो यूनिट्स 500, 1000, 1600, 1200 और 1500 हैं। तो 500 प्लस 1000 प्लस 1600 प्लस 1200 प्लस 1500, तो ये है कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका। मैं इसको ऐड करके डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 2750 प्लस 4480 प्लस 3480 प्लस 4350, 16310। और टोटल यूनिट्स जो है मेरे पास वो हैं 4800 यूनिट्स। तो थ्री बल्कि यूनिट्स, 1250 प्लस 2750 प्लस 4480 प्लस 3480 प्लस 4350, यह आ जाएगा 16310। और जो टोटल यूनिट्स है मेरे पास वो है 500 प्लस 1000 प्लस 1600 प्लस 1200 प्लस 1500, तो ये 5800 यूनिट्स आ गए। तो 16310 को आप 5800 से डिवाइड करें, 16310 डिवाइडेड बाई 5800, तो 2.812 आ रहा है। तो मैं 2.81 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2.81 कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। अब सीधा सीधा आपने जो भी महीने में इश्यूज हो रहे हैं ना इस कॉस्ट पर यूनिट पे कर देना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा तरीका है। महीने में दो ही इश्यूज हो रहे हैं, एक इशू आपका हो रहा है 19 जनवरी को, एक इशू हो रहा है आपका 31 जनवरी को। तो दोनों को आपने इसी कॉस्ट पे इशू कर देना है। ये इतना सा ही सिंपल है, 2.81 और 2.81। अब 2100 को आप 2.81 से मल्टीप्लाई करें, 2100 टाइम्स 2.81, तो ये आपके पास आ जाएगा 5901। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि मैं इशू कर रहा हूँ तो माइनस होगा। फिर 1800 मल्टीप्लाई बाय 2.81, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5058। तो अब मैं क्लोजिंग यूनिट्स निकालूँ तो यूनिट्स तो क्लोजिंग वही 1900 ही होंगे। और अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालूं तो 1250 प्लस 2750, बल्कि ऑलरेडी मैंने टोटल किया हुआ 16310, उसमें से मैं सिर्फ इश्यूज की कॉस्ट को निकाल लेता हूँ। 5901 माइनस 5058, तो 5351 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई है। तो ये है आपका पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। अब सिंपल सा मेथड है, इसमें आपने जितने भी आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री और रिसीट्स हैं ना महीने के, ये तो उन सबको आपने उनकी वैल्यू को ऐड कर देना है, वैल्यू को, ठीक है। और डिवाइड कर देना है उनके रेलिवेंट यूनिट से। जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी उसी कॉस्ट पर यूनिट पे महीने के जितने भी इश्यूज हो रहे हैं ना आपने उसी कॉस्ट पर यूनिट पे करने हैं। तो ये पीरियोडिक वेटेड एवरेज है। ये सिंपल सा मेथड था, ठीक है। एग्जामिनर देखें यही पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आप मुझे बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है फाइफो मेथड के तहत या लाइफो के तहत या पीरियोडिक वेटेड एवरेज के तहत।
इस सवाल में, इस मेथड में हो सकता है वो पूछे कि यार मुझे बताओ कि इस महीने में जो आप इशू करोगे पीरियोडिक वेटेड एवरेज के तहत किस कॉस्ट पर यूनिट पे करोगे, ठीक है, तो उसका आंसर 2.81 होगा। तो ऐसे जो है ना एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा। क्लियर है ये मेथड? कोई क्वेश्चन है इसमें? सही है। अब लास्ट मेथड है हमारा जिसका नाम है कम्यूलेटेड वेटेड एवरेज मेथड। अब इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं जो आपने माइंड में रखनी है। अगर क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ कि वेटेड एवरेज मेथड के तहत मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ या इश्यूज की बताओ, सिर्फ वेटेड एवरेज लिखा हुआ, तो उसका मतलब है कम्यूलेटिव की ही वो बात कर रहा है, यानी कि वो मेथड जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर उसने आपको पीरियोडिक वेटेड एवरेज का कहना हुआ तो वो पूरा लिखेगा कि यार पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड के तहत बताओ। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वेटेड एवरेज लिखा हुआ है तो आपने समझ लेना है कि यार ये कम्यूलेटिव की बात कर रहा है। तो किट सॉल्व करते हुए आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। अब ये लास्ट मेथड में हम डिस्कस करते हैं कम्यूलेटिव वेटेड एवरेज मेथड, ये कैसे वर्क करता है। कम्यूलेटिव वेटेड एवरेज मेथड आपको ये कहता है कि जब आपने इशू करना हो, ठीक है, कोई भी आपने मटेरियल्स जब इशू कर रहे हो, तो आपने देखना है कि इशू से पहले आपके पास कितना मटेरियल पड़ा हुआ है और उसकी कितनी वैल्यू है। उनको आपस में आपने डिवाइड करके जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी उस पे आपने इशू करना है। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब 18 जनवरी तक तो हमारे पास कोई इशू नहीं था, हमारा 19 जनवरी को इशू आया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस लिख के लिखता हूँ 19 जनवरी। 19 जनवरी को हमने जो इशू करने थे, क्योंकि मैंने इशू करना है मैं ब्रैकेट डालूंगा यानी कि माइनस करना है, 2100 यूनिट्स करने थे। तो कम्युलेटिव वेटेड एवरेज मेथड ये कहता है कि हर इशू से पहले आप देखो कि आपके पास टोटल कितने यूनिट्स मौजूद हैं और उनकी वैल्यू क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल यूनिट्स निकालूं तो इशू से पहले मेरे पास जो यूनिट्स मौजूद हैं वो हैं 2800, 3800 और 4300 है। 4300 यूनिट्स मौजूद हैं और इनकी मैं अगर वैल्यू निकालूं, वैल्यू का मतलब है इस सबको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगी 1250 प्लस 2750 प्लस 4480 प्लस 3480, तो ये 11960 आ गया। अब इनको आपस में डिवाइड करके जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी उस कॉस्ट पर यूनिट पे हमने ये 2100 इशू को वैल्यू करना है। तो 11960 को अगर मैं 4300 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 2.78 आ रहा है। तो जो 2100 यूनिट्स मैंने इशू करने हैं वो मैं इस 2.78 पे करूंगा। तो ये कहलाता है कम्युलेटिव एवरेज मेथड, कम्युलेटिव वेटेड एवरेज मेथड। क्लियर है ये? 2100 को 2.78 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 5838। ऐसे आपने चीजों को लेके चलना है। यहां तक क्लियर है आपको? उसके बाद 25 जनवरी की हमारे पास रिसीट आ रही है। 25 जनवरी की रिसीट कितनी आ रही है? 1500। और उस रिसीट की वैल्यू क्या है? 4350। अब उसके बाद दोबारा जो है मेरे पास 31 जनवरी को इशू आ रहा है, 31 जनवरी को इशू आ रहा है। इशू का मतलब है ब्रैकेट, मतलब मैंने इशू करना है तो नेगेटिव बैलेंस नेगेटिव में शो करूंगा, और 1800। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 1800 मैंने कितनी वैल्यू पे इशू करना है। तो वही चीज हम देखेंगे कि यार मेरे पास अभी कितने यूनिट्स मौजूद हैं और उनकी वैल्यू कितनी है। तो मैं यहाँ पर पीछे को टोटल करता हूँ। मेरे पास 4300 यूनिट्स थे जिसमें से 2100 में दे चुका हूँ। 4300 में से 2100 में माइनस करूंगा, 2200 बच के, प्लस मेरे पास 1500 न्यू यूनिट्स आए 25 जनवरी को, तो उनको मैं ऐड कर दूंगा। मेरे पास इन्वेंट्री में 3700 यूनिट्स मौजूद हैं। उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं दोबारा वही टोटल करूंगा। 11960 की इन्वेंट्री हमारे पास ऑलरेडी टोटल्ड है, इसमें से 5838 में दे चुका हूं, तो 11960 में से 5838 में माइनस करूंगा, 6122 आ जाएगा, प्लस 4350 की मजीद आई है तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। टोटल जो मेरे पास बन जाएगा वो बन जाएगा 10,472। अब इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा और उस कॉस्ट पर यूनिट पे मैं ये 1800 को इशू करूंगा। तो 10472 डिवाइडेड बाय 3700 आपको 2.83 दे रहा है।
2.83 पे आपने 1800 को वैल्यू करना है, तो 1800 टाइम्स 2.83 आपको 5094 देगा, 5094। तो अगर अब मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालूं, क्लोजिंग जो यूनिट्स हैं वो तो 1900 ही होंगे। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ऊपर से टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टोटल साथ साथ करते हुए आ रहे थे। तो सीधा बस 10472 में से आप 5094 को माइनस कर दें, तो 10472 माइनस दिस थिंग, तो 5378 आ गया है। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है। हर मेथड से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। ये मेथड थोड़ा बाकियों के मुकाबले में ट्रिकी है। ये ऐसे वर्क करता है कि हर इशू से पहले आपने देखना है कि ऑलरेडी इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स मौजूद हैं और उनकी कितनी वैल्यू है। उनको आपस में डिवाइड करना है और जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी उस कॉस्ट पर यूनिट पे आपने इन्वेंट्री को वैल्यू कर देना है। तो ये हमारा जो प्राइसिंग इशू था वो डन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जाम का। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं, और इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में टेस्ट होता है, ठीक है। फाइफो लाइफो का ही मोस्टली पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल्स प्राइस राइज कर रही है, ठीक है, मटेरियल्स क्वेश्चन में वो पूछता है कि यार मटेरियल्स की प्राइस राइज कर रही है तो मेथड्स में क्या इफेक्ट होता है, फाइफो मेथड करने से क्या होगा, लाइफो से क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझाता हूँ। अब पहले मैंने लिखा हुआ है कि इफ मटेरियल प्राइसेस आर राइजिंग, यानी कि जो मटेरियल है इन्वेंट्री की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, इन्फ्लेशन वो लिखेगा वर्ड, इन्फ्लेशन का मतलब ये है महंगाई हो रही है, उस वक्त फाइफो मेथड अगर आप यूज करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लो होगी और प्रॉफिट हाई होगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी हाई होगी। इस सब का क्या मतलब है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बड़े इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। अब वो कह रहे हैं मटेरियल्स की प्राइस राइज होती है, तो मैं अपने से एक एग्जांपल खुद से क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को जो मैंने मटेरियल लिया था उसकी प्राइस होगी $4, और क्योंकि महंगाई हो रही है तो 31 जनवरी का मटेरियल है, उसकी प्राइस फर्स्ट करें कितनी होगी, $8। अब हम फाइफो मेथड यूज कर रहे हैं। अब फाइफो मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो फाइफो मेथड यूज करने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैं पुरानी वाली इन्वेंट्री दूंगा, और जो पुरानी वाली इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट कितनी है, $4। यानी कि जो मैं इन्वेंट्री दूंगा उसकी कॉस्ट कम होगी। इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर फाइफो यूज कर रहे हैं आप और मटेरियल्स प्राइस राइज कर रही है, क्योंकि आप पुरानी वाली इन्वेंट्री पहले देंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपकी वो लो होगी। अगर कॉस्ट कम होती है तो इसका ऑब्वियस सा मतलब यही होता है कि प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कॉस्ट और प्रॉफिट आपस में रिलेट होते हैं, तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट लो है तो प्रॉफिट हाई होगा। अब जो लास्ट चीज है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूज है वो हाई होंगी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपके पास सामान पड़ा हुआ है ना, वो उसकी वैल्यू हाई होगी। मैं उसकी रीजन बताता हूँ। अब आप फाइफो पढ़ें, आप फाइफो यूज कर रहे हैं, फाइफो यूज कर रहे हैं यानी कि आप जो पुराना मटेरियल है जो सस्ते वाला है उसको सबसे पहले इशू करेंगे। तो आपके पास जो सामान पड़ा हुआ है उसमें से पुराना आप सबसे पहले इशू कर रहे हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि जो बच गया है वो ये नए वाला होगा ना, क्योंकि पुराना तो आप पहले इशू कर रहे हैं, तो जो आपके पास बचा होगा वो न्यू वाला होगा। तो न्यू वाला क्योंकि महंगा है इसीलिए जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है वो हाई होगी। तो ये थर्ड बात है। तीन चीजें जो जिसका पता होना आपको जरूरी है। तो ये इस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है। ये पॉइंट क्लियर है आपको, जो मटेरियल प्राइस अगर राइज करें तो क्या इफेक्ट होगा अगर फाइफो मेथड हम यूज करें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसके बाद अगर मटेरियल्स की प्राइस गिर रही हो, ठीक है, ये लाइफो लाइफो मेथड विल गिव लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर ये उसी के मैंने ऑपोजिट बात कर दी है, ठीक है, ये वाइस वर्सा सिचुएशन है। अगर प्राइसेस फॉल कर रही हो तो क्या होगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइस राइज कर रही है, प्राइस राइज कर रही है और आप फाइफो लाइफो यूज कर रहे हैं, तो मैंने ये लिखा हुआ है। चार चीजें मैंने आपको एक ये शॉर्टकट याद करने का, इससे भी आप याद कर सकते हैं कि प्राइस हाई कर रही है और आप लाइफो यूज कर रहे हैं। लाइफो का मतलब है कि जो लेटेस्ट चीज है आप वो पहले दे रहे हैं, यानी कि ये जो लेटेस्ट पड़ी है प्राइस, जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो आप पहले दे रहे हैं। तो लेटेस्ट जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट ज्यादा है तो इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी। कॉस्ट ज्यादा होती है तो प्रॉफिट कम होता है।
तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आप लाइफो यूज करें तो आप ये वाली चीज दे रहे होंगे, तो पीछे आपकी ये बच गई होगी जिसकी वैल्यू कम है। इसी तरह अगर प्राइस फॉल कर रही है, ये मैंने लिखा हुआ है, अगर प्राइस फॉल कर रही है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि प्राइस फॉल कर रही है तो जो पुरानी चीज है वो महंगी होगी। मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, पुरानी चीज महंगी होगी जो सबसे पुरानी पड़ी है, क्योंकि अभी तो चीजों में सस्ती हो रही है ना, तो पुरानी चीज महंगी है तो कॉस्ट ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा। और क्योंकि नई चीज क्लोजिंग इन्वेंट्री में बच जाएगी, पुरानी आप इशू कर रहे हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम होगी। इसी तरह ये लाइफो का है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए सबको, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा प्राइसिंग इशू ऑफ मटेरियल जो कि फिनिश हो चुका है। अब आगे कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। कुछ आपने अगर बजट बनाना है, आप कोई बजट बनाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं। एक है रॉ मटेरियल परचेज फार्मूला, रॉ मटेरियल यूजेज फार्मूला, प्रोडक्शन यूनिट्स फार्मूला, ठीक है, और एक फ्री इन्वेंट्री का फार्मूला है। तो अब आप मैनेजर हैं, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, आप अकाउंटेंट हैं, अब आपने बजट बना के देना है अपने कंपनी को कि यार आपको कितने रॉ मटेरियल परचेज करने चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो रॉ मटेरियल परचेज का फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल यूजेज, कि कितना रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने कितनी कीप करनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब यह है कि आप क्या चाहते हैं कि साल के आखिर में कितनी आपके पास बची रहे, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब है जो कि ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, तो इससे आपके पास परचेजेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो यूजेज है वो 1000 kg है, और आप चाह रहे हैं कि 200 kg जो है वो मेरा साल के आखिर में मेरे पास हो, और ऑलरेडी आपके पास 400 kg मौजूद है, तो आप कितना मटेरियल परचेज करेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 800, ठीक है। 800 kg आप परचेज करेंगे। ऐसे आपने रॉ मटेरियल परचेजेस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है रॉ मटेरियल यूजेज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ये मैंने केजी लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। अगर आप रॉ मटेरियल परचेज का फॉर्मूला, आप रॉ मटेरियल परचेज निकालना चाह रहे हैं, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री है वो भी आप रॉ मटेरियल की लेंगे। तो रॉ मटेरियल मैंने यहाँ पर मटेरियल कंसीडर किया, तो केजीज में होता है, तो वो आप केजी लोगे। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपको उसने रॉ मटेरियल परचेज का कहा और रॉ मटेरियल यूजेज ना दिया हो, तो रॉ मटेरियल यूजेज भी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के तहत। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट। आसान सा फॉर्मूला है। रॉ मटेरियल यूजेज का मतलब है कि आपने कितना मटेरियल इस्तेमाल करना है, तो आप देखेंगे कि यार मैंने कितने यूनिट्स बनाने। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 यूनिट्स बनाने, फिर आप देखेंगे कि यार एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिट को बनाने में आपका 8 केजी लगता है, ठीक है। तो आपके जो टोटल यूजेज है वो कितना होगा, 800 kg होगा ना, क्योंकि 100 यूनिट्स आपने बनाने, एक यूनिट को बनाने में 8 kg लगता है, तो रॉ मटेरियल यूजेज 800 kg आ जाएगा। तो ये रॉ मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला। अब वो हो सकता है आपको जो रॉ मटेरियल यूजेज के लिए प्रोडक्शन यूनिट्स भी ना दे, तो वो भी आप एक फॉर्मूले के तहत निकाल सकते हैं। वो ये फॉर्मूला है सेल्स यूनिट्स, आपने देखना है कि आप कितने यूनिट्स बेचेंगे, कितने आपने बेचने, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि कितने यूनिट्स आप चाहते हैं कि यार मेरे पास क्लोजिंग में मौजूद हो, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब ये है कि कितने आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उनको तो आप माइनस कर देंगे ना, क्योंकि वो तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, ये आपस में रिलेटेड हैं। और एग्जामिनर जो है ज्यादातर चांसेस यही है कि आपको रॉ मटेरियल परचेज कर दे और आपसे यूजेज और प्रोडक्शन यूनिट्स निकलवाए, ठीक है। तो यूनिट्स में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप ले रहे हो, क्योंकि आप यूनिट्स की बात कर रहे हो, तो जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उनकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, ठीक है। और परचेजेस की अगर आप बात करें रॉ मटेरियल की, तो आपने जो रॉ मटेरियल है सवाल में वो लीटर्स में हो सकता है, केजीज में हो सकता है, ठीक है, वो जो जिसमें भी होगा आपने वो वाला लेना है। तो ये जो क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके बाद एक और चीज है जो आपने याद रखनी है। अब रॉ मटेरियल परचेज, अगर वो आपसे कहता है मुझे बताओ कि आपने ऑर्डर प्लेस करना है रॉ मटेरियल का, तो उसका मतलब भी यही है, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज ही है। अगर वो कह रहा है कि ऑर्डर प्लेस करना है ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये जस्ट वर्डिंग उसने चेंज की है, तो यही फॉर्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल आप लोग खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप बने बनाए यूनिट्स मंगवाते हैं, तो वो प्रोडक्शन यूनिट्स की जगह आपको कहेगा मुझे बताओ ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, मैंने यूनिट्स मंगवाने, तो मैं कितने यूनिट्स ऑर्डर करूं या साइज ऑफ ऑर्डर क्या है। तो ये डिफरेंस है जो आपने जहन में रखना है। प्रोडक्शन यूनिट्स का मतलब ये होता है कि आप अगर खुद बना रहे हो,
ऑर्डर क्वांटिटी वो तब यूज करेगा वर्ड कि आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, आप बाहर से मंगवाते हो बने बनाए और आगे सेल करते हो। तो फॉर्मूला सेम है, जस्ट वर्डिंग डिफरेंट है, ठीक है। अगर वो ऑर्डर क्वांटिटी आपको यूनिट्स की ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट्स की बात कर रहा है तो आपने प्रोडक्शन यूनिट्स कंसीडर करना है या साइज ऑफ ऑर्डर वर्ड यूज करेगा। अगर वो आपको कह रहा है कि रॉ मटेरियल का कितना मैंने ऑर्डर प्लेस करना है तो इसका मतलब है वो रॉ मटेरियल परचेज की बात कर रहा है। जस्ट ये वर्डिंग का ट्विस्ट है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है फ्री इन्वेंट्री का, कि फ्री इन्वेंट्री के आपके पास कितनी इन्वेंट्री फ्री पड़ी है। उसका फॉर्मूला सिंपल है, इन्वेंट्री इन स्टोर्स कि आपके पास स्टोर्स में कितनी मौजूद है प्लस कितनी मजीद आ रही है इन्वेंट्री ऑन ऑर्डर माइनस इन्वेंट्री रिक्विजिशन, कि कितनी आपसे रिक्वेस्ट की गई है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने आपसे कितनी रिक्वेस्ट की है कि मुझे भेजो। इसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास फ्री इन्वेंट्री आ जाएगी। ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इनमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सही है, लास्ट चीज है इस चैप्टर की, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश है, मटेरियल अकाउंट। वैसे तो आपने एक चीज याद रखनी है कि क्योंकि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये इसमें डबल एंट्रीज के टेस्ट होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन नेवरदलेस आ सकती है। तो डबल एंट्री अगर आ जाए तो आपने कैसे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा मटेरियल अकाउंट मैंने बनाया है आपके सामने, इसको आप स्टोर्स अकाउंट भी कह सकते हो, ठीक है। वो स्टोर्स अकाउंट के नाम से भी आपको बता सकता है, ठीक है, एक ही बात है। तो मटेरियल क्योंकि आपका एसेट है तो डेबिट पे ओपनिंग बैलेंस आएगा प्लस पेबल्स, पेबल्स या परचेजेस। देखिए परचेज जो चीज आपके स्टोर्स में आ रही है ना उसको आपने डेबिट साइड पे लिखना है, और जो चीज स्टोर से जा रही है उसको आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो ओपनिंग मटेरियल, मटेरियल आपका एसेट एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट पे आएगा। फिर अगर आपने कोई चीज परचेज की होती है क्रेडिट पे तभी पेबल्स आता है, तो पेबल्स इसलिए डेबिट पे आ रहा है। पेबल्स क्या शो कर रहा है कि आपने चीज परचेज की है, तो अगर चीज आपने परचेज की है तो वो स्टोर्स में आएगी इसलिए वो डेबिट पे है। फिर रिटर्न टू स्टोर्स, हमने बात की थी कि कभी कभार स्टोर्स पे रिटर्न आ जाती हैं चीजें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले भेज देते हैं, ठीक है। तो वो भी क्योंकि स्टोर्स में आ रहा है तो वो इस साइड पे आएगा। बाकी जो चीज स्टोर से जा रही है वो क्रेडिट साइड पे आएगी, ठीक है, टी अकाउंट में। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का भी मैंने आपको मतलब बताया था कि जो आपने मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया जिस पे काम हो रहा है तो स्टोर से वो चला गया है, तभी तो वर्क इन प्रोग्रेस कहता है ना, तो वो क्रेडिट पे आया। सप्लायर को आपने कोई सामान वापस कर दिया, स्टोर्स में आया था आपको, आपने रिटर्न कर दिया तो वो क्रेडिट पे आ गया। बाकी ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, तो वो भी आप अगर स्टोर से बाहर जा रही है, स्टोर से बाहर इनकर हो रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो सकते हैं, बाकी आपके सेलिंग ओवरहेड्स या जो भी हो तो ये क्रेडिट साइड पे आते हैं। डबल एंट्री का आसान सा तरीका, जिसने FA1 पढ़ा हुआ उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो बस एक चीज याद रखे कि टी अकाउंट के ऑपोजिट एंट्री होती है। अब अगर मैं एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने डायरेक्ट कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्ट मटेरियल को रिकॉर्ड करना है तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपके वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जाता है। और अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल को रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है आपका हमेशा आपने याद रखना है कि वो ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अकाउंट में जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। तो ऐसे जो है आपने करना है। तो ये था आपका मटेरियल का चैप्टर। MA1 में यही चीजें, बस इससे ज्यादा MA1 में कोई चीजें नहीं है। बाकी जो इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम एग्जामिनेशन किट इसकी डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन किट में हम जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके वो डिस्कस करेंगे। अब आपने ये करना है कि इस रिकॉर्डिंग को जो है आपने अच्छे तरीके से देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, देन एग्जाम किट को खुद से प्रैक्टिस करना है। पहले आप एग्जाम किट खुद से किया करें फिर आप जो है ना रिकॉर्डिंग देखा करें, इससे ज़्यादा आपको फायदा होगा। डायरेक्ट रिकॉर्डिंग देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, वो क्वेश्चंस आपके वेस्ट होंगे।